हेलो। आवाज आ रही है? आज हम कल हमने क्या पढ़ा था? एल्गी का। हमने क्या कहाँ तक कर लिया था? रिप्रोडक्शन इन एल्गी कर लिया था, लाइफ साइकिल वगैरह, प्रीवियस लेक्चर में। यस। आज हम करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और क्लासिफिकेशन, एक टेबल बनाएंगे और उसको आज खत्म करेंगे, ठीक है ना? और ये जो हम पढ़ेंगे आज, इसके बाद एल्गी खत्म हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि हमें ब्राइफाइट्स आज ही शुरू करना है या हम कल शुरू करेंगे। तो हो सकता है आज एक ही क्लास हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कल लाइफ साइकिल में किसी को कोई इशू? किसी को भी? होपफुली गैमेटोफाइट आपको समझ में आ गया हो, स्पोरोफाइट समझ में आ गया हो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने कल डिस्कस करी थी एल्गी के केस में, कि क्या यूनिक है उसकी रिप्रोडक्शन में, कि उसके अंदर क्या मिलती है? जाइगोटिक मियोसिस। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना? जाइगोटिक मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है? एल्गी में, ठीक है ना? एल्गी में मिलती है। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो प्लांट किंगडम में सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है? एल्गी के अंदर। इसके बाद हमारी कभी भी जाइगोटिक मेयोसिस नहीं मिलेगी एल्गी के बाद। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और जल्दी खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। और बहुत सिंपल है। आज का टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करेंगे, और आपका आराम से आप देखोगे कि हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। एक टिपिकल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? ध्यान दीजिए। आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और उसको फिक्स करके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और इसके साथ निकलती है हमारी ऑक्सीजन, जो कि वाटर से आती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने आप में ही सफिशियंट है ये बताने के लिए कि क्या क्या एल्गी कर सकती है। आप चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हो, तो बेसिकली एल्गी जो होती हैं वो क्या करती हैं? एल्गी CO2 का फिक्सेशन करती है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। तो हमारी जो प्लांट है उस किंगडम में 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारी एल्गी करती है, ठीक है। तो 50% photosynthesis of algae is being done, plant kingdom is being done by the algae। तो एक तो ये हो गया इसका आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है? फूड। तो हमारी जो एल्गी हैं वो फूड बनाने का काम करती है। तो दे आर मेकिंग फूड। अब एल्गी कहाँ रहती हैं? एल्गी जिस भी एनवायरनमेंट में रहती है, स्पेशली पानी में, तो वहां पे फूड बना के देंगी, राइट। तो स्पेशली एल्गी जो है वो एक्वेटिक बॉडीज में फूड साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक्वेटिक साइकिल्स में या एक्वेटिक बॉडीज के अंदर ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है ना। ये खाना बना के देंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वेटिक बॉडीज। वहां से फूड साइकिल जो एक्वेटिक बॉडीज में होती है वहां पे ये शुरू होगी। तीसरा है O2, ऑक्सीजन को निकालना। तो ऑक्सीजन को निकालने का मतलब क्या हो गया? कि दे इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एक्वेटिक बॉडीज, या जहां भी मिलती है तो ये उसको भी कंट्रीब्यूट करती है। तो ये तीसरा हो गया आपका इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके अलावा क्या? इसके अलावा एल्गी जो होती हैं, अगर उनकी बात की जाए, तो एल्गी की ये तो हो गई मेन सेल, ठीक। उसके बाद इन पे सेल वॉल जरूर होगा। एल्गी पे क्या होगा? एक सेल वॉल जरूर होगा, ठीक है ना। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको इधर बनाते हैं। तो एक सेल वॉल जरूर होगा एल्गी पे, ठीक है ना। ये ऐसे डन। तो ये हो गई मेन सेल। दिस वन इज मेन सेल एल्गी की। और उसके बाद एल्गी चूंकि प्लांट किंगडम में है तो इसमें सेल वॉल होगी। अब वो सेल वॉल जनरली दो लेयर की होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। सेलुलोज या कुछ और, किसी और कार्बोहाइड्रेट की तो डबल लेयर होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एल्गी में इसके ऊपर भी एक लेयर होती है,
यानी कि इसके ऊपर भी हमारी कभी कभी वी आर गोइंग टू गेट सम लेयर, है ना, कुछ कुछ केसेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी इनके ऊपर एक और लेयर भी, ठीक है ना। और यही लेयर कई जगहों पे कुछ कुछ काम करती है। जैसे कई बार ये जो लेयर होती है ये बनी होती है आपके किससे, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस से, यानी ऐसे केमिकल जो क्या करते हैं, पानी को पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे केमिकल जो पानी को पकड़ते हैं ना, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। इससे क्या होती है, एल्गी पानी को अपने आसपास पकड़ के रखती है। तो एल्गी को पानी की बहुत जरूरत रहती है जिंदा रहने के लिए, हमने पढ़ा था। तो ये हेल्प करते हैं टू रिटेन वाटर। एल्गी को पानी की जरूरत है और ये वाटर को रिटेन करते हैं। ऐसा ही एक हाइड्रोकोलाइड होता है जो हमें रेड एल्गी से मिलता है, और उसका नाम है हमारा, नहीं रेड नहीं, ब्राउन एल्गी से, एल्जिन। क्या नाम है उसका, एल्जिन। कुछ लोग इसे कैल्शियम एल्जिनेट भी बोलते हैं, या एल्जिनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये पानी को पकड़ सकता है। और ऐसा ही एक और केमिकल है जिसको हम बोलते हैं कैरिजन, ठीक है, अल्फा कैरिजन। एल्जिन हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से, और दोनों ही क्या है, पानी को पकड़ने वाले केमिकल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स हैं जो पानी को सोख सकते हैं। जैसे हमारा नमक पानी को सोख सकता है गर्मियों में, वो ये ह्यूमिड एरियाज में, ह्यूमिड टाइम में, ऐसे ही एल्जिन भी सोख लेगा पानी को। और अल्फा कैरिजन हमें मिलता है रेड एल्गी में। तो ये हो गया आपका चौथा, आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट कम्स द एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कभी कभी आपकी कुछ एल्गी, उनके अंदर से एक केमिकल मिलता है जिसे हम एगार कहते हैं। एगार आपका बायोटेक लैब में हमने पढ़ा था। एगार प्लेट, कल्चर प्लेट बना रहे थे, वहां पे यूज होता है। आपके जैम वगैरह बनाने में यूज होता है, जो आप जैम खाते हो ना, हाँ वो उसमें, आपकी बेकरीज में यूज होता है। और ये मिलता है हमें दो, इस पे नीट का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ये मिलता है हमें दो एल्गी से, एक जेलिडियम और एक ग्रेसिलेरिया। ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि ये नीट के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो एगार, तो ये हो गया आपका पांचवा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और उसके बाद लास्ट हमारा एज फूड। एल्गी फूड के तरह पे भी यूज होती हैं, फूड बनाती भी हैं और फूड के तरह यूज होती हैं। जहां पर हम यूज करेंगे क्लोरेला को। क्लोरेला शायद आपको नहीं पता, इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। पहले तो ये आपका क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास आपके प्लांट में ही पड़े जाते थे, बट अब तो प्रोटिस्टा में चले गए हैं, है ना। तो एससीपी भी बोलते हैं इसको, सिंगल सेल प्रोटीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्लोरेला कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, हम सबको पता है, राइट। और यानी कि एक सिंगल सेल इतना प्रोटीन बना के दे सकती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस दुनिया के अंदर दो दो सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाने वाले केमिकल आप ऑर्गेनिज्म है। एक कहलाता है स्पाइरुलिना, ये एक आपका साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना। और दूसरा है क्लोरेला, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्गी है या फिर प्रोटिस्टन है। ये दोनों की अगर आप एक टैबलेट खा लो प्रोटीन की, सोचिए, तो आपको 1 किलो दाल के बराबर मिलेगा प्रोटीन, सी, एक टैबलेट। तो जनरली दोज पीपल हु वांट्स टू इंक्रीज देयर मसल मास, उनके लिए स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना की टैबलेट्स आती हैं। और आप जैसे मान लो आपको स्पेस में जाना है, तो स्पेस में आप ज्यादा वजन तो लेके जा, आप 10-10 किलो दाल तो लेके जाओगे नहीं, और आप कई कई महीने रहते हो, राइट। तो आप क्या करते हो, टैबलेट्स ले जाते हो स्पाइरुलिना की या फिर क्लोरेला की। और स्पेस ट्रेवलिंग में ये यूज होती है। क्यों, क्योंकि इसकी एक टैबलेट अगर आपने खा ली तो आपकी प्रोटीन की नीड कंप्लीट हो गई उस दिन की पूरी। तो इसको हम स्पेस फूड भी बोलते हैं, दोनों को ही बोलते हैं। बट स्पाइरुलिना चूंकि एक बैक्टीरिया है तो इसीलिए हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे इस जगह पे। पर स्पाइरुलिना सबसे ज्यादा, उसके बाद नंबर 2 पे क्लोरेला होता है। तो ये हो गया आपका छठा। आई थिंक हमने
6 कर लिए आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई खत्म। समझ में आया? ओके, सो नाउ हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चूंकि कर ली है, तो लेट्स रीड इट, इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी में हमने देखा था कि डायग्राम हमने पढ़ ही लिए थे, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, एलगी की। तो इस वाले पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद अब हमें पढ़नी है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि इस पैराग्राफ में है, जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए, एलगी यूजफुल है मैन के लिए बहुत तरीके से, है ना। और उसमें क्या क्या यूज है, हमें 6 यूज पढ़ने हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ 50% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे होता है, वो कौन करके देता है, एलगी करके देती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इसीलिए वो क्या करती हैं, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। पानी में वो क्या कर देती है, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा देती हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, जो कि किसका बेसिस है, फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो हमने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। 3 हमने जैसे कि अभी बात करी थी, वो हमने 3 यूजेस पढ़ लिए। नाउ कई स्पीशीज जो पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम, वो करीबन 70 स्पीशीज मरीन एल्गी की है, जो कि यूज की जाती हैं एज एन फूड। तो ये लाइन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपके करीबन 70 स्पीशीज पोरफायरा की, लेमिनेरिया की और सरगासम, ये तीनों एज एन फूड यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोक्लोराइड्स, यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। उसमें कौन से आ गए, एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी से मिला था, और कैरेजिन जो कि रेड एल्गी से मिलता है। इसके अलावा हमने देखा कि एगार जो होता है वो भी एक प्रोडक्ट है, जो हमें किससे मिलता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, राइट। और जो कि हम माइक्रोब्स को कल्चर प्लेट में ग्रो करने के लिए या फिर आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा लास्ट, क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलर एल्गी है, जो कि प्रोटीन में रिच होती है और फूड सप्लीमेंट के तौर पे स्पेस में जाने वाले लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो फार सो गुड, समझ में आया गाइस? बोलिए। एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की कवर कर ली है, राइट। सब देखो, आपको हमने अभी पता किया कैसे। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, 50% आपकी एल्गी करते हैं, फूड बनाता है, सरगासम, लेमिनेरिया, वो और पोरफायरा 70 स्पीशीज यूज होती हैं, है ना, फूड के तौर पे। एक्वेटिक बॉडीज में वाटर को वो इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा कुछ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे एल्जिन और अल्फा कैरिजिन। एगार बनाते हैं, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। और इसके अलावा क्लोरेला, जो कि एक सिंगल सेल प्रोटीन स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। तो एक एक लाइन हमने एनसीईआरटी की समझ ली। अब आते हैं हम किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी। तो एलजी की क्लासिफिकेशन, जिसको हम कल से रीड आउट कर रहे हैं कि एलजी को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एलजी को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। एलजी को क्लासिफाई करने के लिए रीजंस क्या है, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो एलजी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, और उसका बेसिस क्या है कि उनके अंदर पिगमेंट कौन सा है, व्हाट इज द मेन पिगमेंट दे आर कैरिंग, ठीक है। मेनली पिगमेंट के बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया है। और अगर उनके अंदर केवल क्लोरोफिल है, जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो उनको हमने बोला क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। फिर सेकंड होता है जिनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है, और प्लस उसके अलावा उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर स्पेशल टाइप के एरोमेटिक सब्सटेंस लाइक जेंसोफिल होते हैं, जेंथोफिल। तो जेंथोफिल का ही एक टाइप है फ्यूकोजेंथिन, ये उसी का एक टाइप है, यानी कि जेंथोफिल को ही फ्यूकोजेंथिन आप बोल सकते हो। अब ये जो फ्यूकोजेंथिन है ना, ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर जैसा। तो आपके पास जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा, उतनी ही एल्गी ब्राउन नेचर की हो जाएगी। कम होगा तो आपकी जो एल्गी है उसका कलर जो है वो ग्रीनिश रहेगा। तो इसीलिए आपकी एक और एल्गी बनती है जिसको हम बोलते हैं पेयोफाइसी, जिसको हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। और इसका कलर जो होता है वो ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन से लेके, यानी हल्का ग्रीन से लेके आपका डार्क ब्राउन तक होता है, और इसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। जो हल्की ग्रीन है उनके अंदर फ्यूकोजेंथिन बहुत ही कम होगा, इसलिए उनमें ग्रीन नेचर रह गया। और जिनमें फ्यूकोजेंथिन बहुत ज्यादा है वो डिफरेंट शेड्स ऑफ
ब्राउन कलर के आ जाएंगे। तीसरी एल्गी होती है जिनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, देखो बड़ा आसान है याद रखना, क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, बी सी डी, ठीक है। और इनके अंदर होते हैं फाइको, स्पेशली एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि याद रखो ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है, तो इनको कहते हैं हम फाइकोबिलिन्स, याद रखिएगा। फाइकोबिलिन्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आपके फाइकोसाइनिन या फाइको इरिथ्रिन। जब भी वर्ड साइनिन आता है इसका मतलब ब्लू कलर, तो आपके पास जितना फाइकोसाइनिन ज्यादा होगा उतना ही ब्लू का टिंच आएगा, और जितना ही इरिथ्रिन ज्यादा होगा उतना ही रेड का टिंच आएगा। याद है, रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, राइट। तो नॉर्मली जो आपकी थर्ड टाइप की एल्गी है उनमें ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, और ये बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनका कलर रेड होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनका नाम है रोडोफाइसी। तो एल्गी तीन तरीके की होती हैं, क्लोरोफाइसी, आपके फेयोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। इसके अलावा और क्या बेसिस है, आपसे पूछा जाएगा नीट में कि क्या क्या बेसिस थे एल्गी को क्लासिफाई करने के, विटेकर ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, तो दूसरा चीज थी सेल वॉल, उनकी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या था, ठीक है। और तीसरी चीज जो थी वो था इसमें कि उनमें फ्लैजिला कितने हैं, फ्लैजिला के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, याद है। ये जो आपकी क्लोरोफाइसी है उसमें 2 से 8 होते हैं, अपाइकल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना फ्लैजिला। जो आपकी फेयोफाइसी है उसमें दो ही होंगे, लेटरल होंगे और अनइक्वल होंगे, और रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं होता। तो ये भी एक तरीका है क्लासिफाई करने का। तो विटेकर के लिए पूछा जाता है, विटेकर ने एल्गी की जो क्लासिफिकेशन करी है वो किस बेसिस पे करी है, व्हाट इज द बेसिस। तो 4 बेसिस थे। एक पहला क्या, पिगमेंट कौन सा था, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है वो अभी हम बताएंगे, और फ्लैजिला कौन से हैं और कितने हैं, और लास्ट आपका स्टोर्ड फूड क्या है, यानी कि फूड कौन सा स्टोर होता है। तो एक टेबल बना लेंगे फटाफट जिससे कि बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकें। चलो एक टेबल बना लेते हैं। एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है ना। चलिए पहली को हम लिख लेंगे क्लोरोफाइसी, आप बड़ी बनाइएगा, मैंने छोटी सी बनाई है, ठीक है। दूसरी हो गई हमारी पेयोफाइसी, और तीसरी हो गई हमारी रोडोफाइसी, ठीक है। कॉमन नेम इनको और क्या बुलाया जाता है, तो आपकी क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, यहाँ भी वर्ड क्लोरो आए इसका मतलब ही होता है ग्रीन। पेयोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी, ठीक है। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, व्हाट पिगमेंट्स दे हैव, तो क्लोरोफिल ए सभी में कॉमन होगा, इसके अलावा इसमें बी होगा, क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल सी, और इसमें क्लोरोफिल डी होगा। इसमें कोई असेसरी पिगमेंट नहीं होगा, असेसरी पिगमेंट की बात करें तो हम, तो इसमें कोई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हमारा फ्यूकोजेंथिन, जो एक तरीके का हमारा जेंथोफिल है, ठीक है, और इसमें होगा फाइको इरिथ्रिन। अगर हम इनका कलर की बात करें तो ये ग्रीन कलर की मिलेंगी, ये ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन की मिलेंगी। और डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन क्यों, क्योंकि जितना आपका फ्यूकोजेंथिन होगा उतना ही आपका कलर ब्राउन होता ज्यादा जाएगा, ठीक है। और आपका रोडोफाइसी जो है वो मोस्टली रेड कलर की मिलेंगी। डन। अगर हम इसको बात करें कि ग्रीन कलर इसके अंदर क्यों है, तो ग्रीन कलर जो है वो हुआ है क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है,
ये 11th वाले बच्चों को मैंने करा रखा है, और अगर जिसने नहीं कर रखा वो लिख लीजिए कि आपका जो कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपको मिलेगा क्लेमाइडोमोनास। ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइरल जो होता है वो होता है स्पाइरोगैरा में। इसके बाद स्टार शेप का जो होता है वो होता है जाइगोनेमा में। रेटिकुलेट जो होता है वो होता है क्लेडोफोरा में, ठीक है। और एक गर्डल शेप का होता है वो यूलोथ्रिक्स में। चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या है इस टेबल में? इस टेबल की अगर हम और आगे की बात करें, हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? हेलो, हेलो। अच्छा, आवाज आ रही है। चलिए, हाँ। तो इसमें अगर हम फेयोफाइसी की बात करें, स्पेशली आपने देखा था कि फेयोफाइसी के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था। आपको लेमिनेरिया अगर याद हो तो लेमिनेरिया कैसा था? लेमिनेरिया के अंदर नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उसके बाद एक स्टाइप था, और एक था क्या? फ्रॉन्ड, इस तरीके का लैंप लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो फेयोफाइसीटी की क्या खासियत है कि इसमें फ्रॉन्ड होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, स्टाइप होता है जो स्टॉक की तरह यूज होता है, और नीचे जो मिनरल्स के लिए होता है वो होता है होल्ड फास्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जबकि इसके अंदर आपके यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मली क्लेमाइडोमोनास जैसे, या फिर आपके फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पायरोगेरा, यूरिलोथ्रिक्स वगैरह। और या फिर अगर हम इसकी बात करें तीसरे की, जो कि वॉल्वॉक्स है, तो वो कॉलोनी टाइप का होता है। ये हो गए आपके आपके क्लोरोफाइसी। अगर हम बात करें आपके रोडोफाइसी के स्ट्रक्चर्स की, तो वो या तो एक आर्बिट्रली इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे पोरफायरा, और या फिर वो एक पेड़ की तरह हो सकता है, ब्रांच वाला पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो ये डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैबिटाट की, कि ये कहाँ रहते हैं, तो जो आपके क्लोरोफाइसी हैं वो ज्यादातर आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। मिलेंगे तीनों ही फ्रेश वाटर, ठीक है, तीनों ही मिलेंगे फ्रेश वाटर में भी। ब्रैकिश वाटर समझते हैं? वो एरिया जहां पर नदी जो है वो किससे मिलती है? समुद्र से मिलती है। तो नदी का मीठा पानी, समुद्र का खारा पानी, तो वो पानी जो है समुद्र की तरह भी नहीं है और आपका मीठा भी नहीं है, क्योंकि उसमें समुद्र का पानी मिल चुका है। तो ऐसे पानी को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ये जो क्लोरोफाइसी है ये ब्रैकिश वाटर में मिलती हैं, पर कम मिलती हैं, और मराइन में और भी कम मिलेंगी। तो क्लोरोफाइसी जनरली फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती हैं। जबकि अगर हम बात करें पेयोफाइसी की, तो वो फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती हैं, रेयर होती है। ब्रैकिश वाटर में वो मिलेंगी और मराइन में भी मिलेंगी। अगर हम बात करें आपकी रोडोफाइसी की, तो वो फ्रेश वाटर के अंदर कुछ मिलती हैं, सम, ठीक है, कुछ मिलती हैं। ब्रैकिश वाटर में भी मिलती हैं थोड़ी बहुत, और मराइन वाटर में बहुत ज्यादा मिलती हैं, बहुत ज्यादा। और मराइन वाटर के तो आपके वार्मर एरिया में भी मिलेंगी, यानी कि जहां गर्मी पड़ती है। आपको पता है कि रेड जो वेवलेंथ होती है वो गर्मी वाली जगह होती है, यानी रेड वेवलेंथ जो होती है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पे रेड वेवलेंथ होगी, तो रेड एल्गी मिलेगी वार्मर एरियाज में। और डीपर एरियाज में, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो आपकी लाइट ज्यादा ट्रेवल कर सकती है, तो डीपर एरियाज में भी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया हैबिटाट। अगर हम बात करें इनकी, कि इनके अंदर फूड कौन सा स्टोर्ड है, तो आपका क्लोरोफाइसी के अंदर स्टार्च मेनली होगा, प्लस को कभी कभी ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। स्टार्च मेनली होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इनका स्टोरेज एक स्पेशल बॉडी में होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर में मिलता है। ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा? ये आपका मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो फूड होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल बॉडी होती है, और इस स्पेशल बॉडी में क्या होता है, एक सर्कल होता है, अंदर इनर में मिलता है आपका प्रोटीन, और इसके बाहर मिलता है स्टार्च। तो ऐसे इनके क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ऐसे बॉडीज होते हैं, और इन बॉडीज को हम कहते हैं पायरिनॉइड्स।
तो ये भी एक नीट का क्वेश्चन है कि पायरेनॉइड्स कहाँ पे मिलता है। ठीक है जी। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। बाहर क्या होता है? स्टार्च होता है। जबकि अगर स्टोर्ड फूड के तौर पे हम बात करें आपके बीच वाला यानी कि फेयोफाइसी की, तो उसके अंदर होता है मैनिटॉल। मैनिटॉल भी एक तरह की शुगर ही है, मैनोज से बनती है। मैनोज से बनती है। और एक होता है लेमिनेरिया में मिलने वाला लेमिनेरिन। डन। अगर हम तीसरे की बात करें दैट इज रोडोफाइसी, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की स्टार्च मिलती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिडीन स्टार्च। और इसके अंदर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, हैवी ब्रांचिंग होती है इस स्टार्च में। तो आपको अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ब्रांचिंग कौन करता था। स्टार्च में दो चीजें होती थी, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। तो ब्रांचिंग जो आती थी वो आती थी अमाइलोपेक्टिन की वजह से। तो इसीलिए फ्लोरिडीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है किससे? अमाइलोपेक्टिन से। या फिर आप कह सकते हैं ग्लाइकोजन में भी बहुत ज्यादा ब्रांचिंग मिलती है तो ग्लाइकोजन से, जबकि ग्लाइकोजन प्लांट में नहीं मिलता है, एनिमल में मिलता है। तो आप बेटर होगा इसको कंपेयर करिए अमाइलोपेक्टिन से। ये भी हो गया। फॉर्म्स आपने देख लिया। फॉर्म्स हमने पहले ही बता दी क्या कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं जो कि क्लेमाइडोमोनास में होते हैं, आपके कॉलोनियल हो सकते हैं यानी वॉलवॉक्स में, और फिलामेंटस हो सकते हैं आपके यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगैरा में। जबकि हमारे अगर हम बात करें फेयोफाइसी तो वो दो तरीके के हो सकते हैं, ब्रांच यानी सिंपल ब्रांच और हैविली ब्रांच, प्रोफ्यूजली ब्रांच, जो कि कैल्प कहलाते थे। और रोडोफाइसी की जो है मल्टीसेलुलर होते हैं और या तो रिंग शेप हो सकते हैं या फिर आपके एक प्लांट टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है वो मैंने आपको बताया ना डबल लेयर होती है सेल वॉल। तो जो अंदर की तरफ होगी इनर, वो होगी हमेशा क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज। और आउटर जो होगी वो होगी हमेशा पैक्टिन। पूछा जाता है नीट में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, सेल वॉल। ठीक है। इसके अंदर जबकि इनर जो होगी वो सेल्यूलोज होगी, और बाहर जो होगी वो होगी एल्जिन, हाइड्रोकोलाइड, याद हो तो आपको। अगर हम बात करें तीसरे की, तो इसमें अंदर होगा सेल्यूलोज प्लस थोड़ा सा पैक्टिन, और बाहर होगा आपका पॉली सल्फेट एस्टर्स। इनका भी काम वही पानी को पकड़ के रखना है। ये भी स्लाइमी कवरिंग है बाहर वाली। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेल वॉल। अगर हम इनकी बात करें नंबर ऑफ फ्लैजिला और जूस्पोर की, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर 2 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकते हैं। सारे फ्लैजिला इक्वल होंगे और कैसे होंगे? आपके अपाइकल होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। अगर हम बात करें रोडोफेयोफाइसी की, तो हमेशा 2 ही होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है। लेटरल होंगे। ठीक है। और हमेशा कितने होंगे? 2 होंगे और अनइक्वल होंगे। और जूस्पोर की शेप जो होगी वो पायरिफॉर्म या फिर पियर शेप होगी, नाशपाती की तरह होगी। जबकि इनके अंदर एक भी फ्लैजिला नहीं होगा, नो फ्लैजिला। तो लिटरल और इक्वल और अनइक्वल होने का सवाल ही नहीं होता। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या कि रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन भी होती है, तीनों में ही होगा। ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन भी होगी, एसेक्सुअल भी होगी। ठीक है, जूस्पोर के थ्रू। और आपके सेक्सुअल भी होगी। तीनों टाइप मिलेंगे सेक्सुअल के, एनाइसो, आइसो एंड ऊ, ये बस दोनों तीनों मिलेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें आपके पेयोफाइसी, वो बिल्कुल इसी पे चलेगा। फ्रेगमेंटेशन होगी, एसेक्सुअल जूस्पोर के थ्रू होंगे, मोटाइल जूस्पोर होंगे, जैसे अभी हमने बात करी फ्लैजिला होगा दोनों ही केसेस में। और आपके सेक्सुअल भी एज इट इज होगा, यानी कि आपका एनाइसो, आइसो और
ऊगैमस होगा। गैमेट्स जो हैं वाटर के थ्रू आपके फ्यूज करेंगे किससे, आपके तो कॉल्ड ऊगोनियम जो है उसमें जाके फ्यूज करेंगे। अगर हम बात करें रेड एल्गी तो फ्रेगमेंटेशन तो होगा, जूस्पोर भी बनेगा, एसेक्सुअल भी बनेगा, बट नॉन मोटाइल होंगे, फ्लैजिला नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बनता है नीट का, याद रखना। रेड एल्गी में चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, कभी भी फ्लैजिला नहीं होगा, और केवल इसके अंदर ऊगैमस होता है, और वो भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। और इसमें एक लाइन लिखी है, ये अक्सर नीट में पूछी जाती है। इसमें लिखा है एक लाइन, वो केवल इसी में मिलती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट होते हैं, क्या इवेंट होते हैं, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, क्योंकि ये हायर वर्जन है। तो इसके जो इवेंट है वो मोस्टली ब्रायोफाइट से ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है नीट में अक्सर, कि ये वाली लाइन किसके लिए दी गई है, तो ये रोडोफाइसी के लिए दी गई है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें लास्ट, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके, क्लोरेला। इसके लिए याद करने के लिए एक तरीका है, आप इसे CCSUV कर सकते हो। तो CC से क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा जो कि एक फिलामेंटस एल्गी है, यूलोथ्रिक्स अगेन फिलामेंटस एल्गी है, एंड कॉलोनियल में वॉलवॉक्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ इसमें से ये दोनों अब प्रोटिस्टा में जा चुके हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। अगर हम बात करें इसकी आपके फेयोफाइसी की, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। मैं दिल्ली में जो है, मेरे जिस जगह पे रहता था उस जगह का नाम DLF बोलते थे, तो इसके लिए एग्जांपल है DLF से। मैं कहाँ से शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली से, मैं DLF से, तो इसके एग्जांपल है DLF से, ये मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो D से डिक्टियोटा, L से लेमिनेरिया, बड़ी बड़ी ह्यूज कैल्प्स होती हैं जो। F से आपका हो जाएगा फ्यूकस, जिसमें कि आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ये याद रखिएगा। सरगैसम, सरगैसम भी एक तरह से आपका कैल्प का एग्जाम्पल है। और एक्टोकार्पस जो कि हमारी सिंपली ब्रांच्ड है, ज्यादा ब्रांचिंग इसमें होती नहीं है। और लास्ट हमारे जो है रोडोफाइसी, इसके लिए एक ट्रिक है, P2G2, पानीपुरी गोलगप्पे, P2G2। तो P2 मतलब 2 P हैं और 2 ही G हैं। तो G तो आप समझ ही गए होंगे, ग्रेसिलेरिया, जिससे हमें एगार मिलता है, और जेलिडियम, दोनों ही नीट में बड़े फेवरेट है क्वेश्चन। और पी से आपके हो जाएंगे पोरफायरा, रिंग शेप जिसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, और आपकी पॉली पॉलीसाइफोनिया। डन। तो इसी के साथ हमारा ये टेबल हो गई कंप्लीट। डन है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार एनसीईआरटी को इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना, स्टडी कर लेते हैं एक बार एनसीईआरटी को। चलिए टेबल को एनसीईआरटी की को एक बार देख लेते हैं। अब क्लोरोफाइसी को रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। आपको अभी तक का समझ में आ गया सभी को, एक बार हाँ या ना बोल दीजिए जल्दी से, जल्दी से प्लीज। आ गया समझ में? मैसेज वैसेज मत करिए, जल्दी से बता दीजिए, आ गया समझ में गाइस? यस सर। ओके डन। यस सर। ओके ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को देखते हैं। जो एल्गी हैं उनको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी। चलो तीनों क्लासेस को हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्लोरोफाइसी, जो मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसिस के, उनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं।